हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति एंड दिस इज सक्सेस सीरीज बाय मी स्मृति, जिसमें हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स कवर अप कर रहे हैं ऑफ 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज का फॉर रीजनिंग सेक्शन एंड क्वांट सेक्शन। एग्जामिनेशन हम लोग दोनों ही यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो इस सेशन के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आज हमारा किसका सेशन है ये आपको भी पता होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डू इनपुट आउटपुट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो हमारा बेस यहाँ से बनेगा इनपुट आउटपुट का, फिर हम लोग मेंस आगे आने वाले सेशन में कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको 13 मई तक दिया हुआ स्केड्यूल, अभी इसके आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उनका स्केड्यूल मैं आपको आगे दे दूंगी। डेली की 2 क्लासेस रहेंगी 11 AM एंड 9 PM ओनली ऑन दिस चैनल। तो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और डेली का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा, जैसे आप सबको पता ही है। तो जिसको पता है उसके लिए मैं टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना चाहूँगी, और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं एंड में यहाँ पे बता दूंगी कि हमारे पास PDF कोर्स में क्या क्या कंटेंट रहेगा। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग करेंगे इनपुट आउटपुट। इसको मैं मशीन इनपुट आउटपुट भी बोलती हूँ। मशीन इनपुट आउटपुट हम लोग बोलते हैं किसका, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। आपको एक इनपुट दे रखा होता है और एक आउटपुट दे रखा होता है। इस इनपुट आउटपुट को देख के आपको एक नया इनपुट से नया आउटपुट जनरेट करना पड़ता है। सिंपल, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे करनी है, तो आराम से हो जाएगा। कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इनपुट देखना है। आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको इनपुट देखना है, फिर आपको ये देखना है कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट मतलब लास्ट स्टेप। इसने बोला स्टेप 5 जो है हमारा लास्ट स्टेप है, मतलब दिस इज द आउटपुट। देखो, इनपुट में आपके पास ये सब गिवन है और आउटपुट में उसने इस तरीके से अरेंज कर दिया, किसको, नंबर्स को भी और वर्ड्स को भी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ये किस तरीके से अरेंज्ड है, तो आप बोलोगे मैम नंबर्स तो कैसे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े नंबर्स हमने अरेंज किए हैं। नंबर्स मेरे पास कैसे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। और जो मेरे पास वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, ऑल, कैन, डन, इंसर्ट, नाउ। और जो मेरे पास वर्ड्स हैं वो भी अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहले ए आता है, फर्स्ट लेटर देखो, पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है ना। तो इस तरीके से ये चीजें अरेंज की गई हैं। मुझे तो पता चल गया कि ये किस तरीके से अरेंज्ड है। नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है और लेटर्स को भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, मतलब वर्ड्स को। नंबर के मैंने 2-2 के पेयर बनाए हैं, लास्ट में जो बच गया, और फिर मैंने वर्ड्स के भी 2-2 के पेयर बना दिए। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि इसने किस तरीके से स्टेप्स अपनाए कि ये 5th स्टेप तक पहुंच पाया। देखो, सबसे पहले आपके पास इनपुट ये था, सबसे पहले इसने 16 और 18 को रखा, बाकी कैन, नाउ, 16 18 को छोड़ दो, 27 ऑल, डन, 36 इंसर्ट, 49 सब सेम है। मतलब इसने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के दोनों नंबर्स रख दिए। फिर ये तो अगले स्टेप में सेम है, फिर इसने क्या किया, ऑल और कैन को रख दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अगले 2 वर्ड्स रख दिए। ऑल और कैन को रखने के बाद बाकी नाउ, 27, डन, 36 इंसर्ट, 49 सब सेम है। ठीक है। फिर इसने जो नंबर्स हैं और जो वर्ड्स हैं उनको तो वैसे ही रहने दिया, आगे 27 और 36 रख दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के नंबर्स रख दिए। बाकी के नाउ, डन, इंसर्ट, 49 सब सेम है। फिर आगे देखो, 16 18 रखा, ऑल कैन रखा, फिर नंबर रख दिया, फिर इसने वर्ड्स रख दिए असेंडिंग ऑर्डर में, डन और इंसर्ट, बचा कौन, नाउ और 49, उसको इसने लास्ट स्टेप में एडजस्ट कर दिया। मतलब ये हर एक स्टेप में क्या कर रहा है, पहले तो 2 नंबर्स रख रहा है, फिर 2 वर्ड्स रख रहा है, पहले 2 नंबर्स रख रहा है, फिर 2 वर्ड्स रख रहा है, फिर 2 नंबर रख रहा है, फिर 2 वर्ड रख रहा है, फिर 2 नंबर रख रहा है, फिर 2 वर्ड रख रहा है। इस तरीके से इसने अपना आउटपुट जो है वो अचीव कर लिया। ठीक है। अब हम लोग ना एक क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। देखो, इनपुट हमारे पास है, ठीक है, इनपुट हमारे पास है, आपको देखना है कि आउटपुट क्या बनना चाहिए।
आउटपुट देखो आपके पास क्या बनना चाहिए। मुझे क्या पता आउटपुट में मेरे पास सबसे पहले मुझे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। 19 के बाद मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 28, यही बनेगा आउटपुट में। फिर उसके बाद जो वर्ड्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो सी आता है, फिर मेरे पास डी आता है। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सी लिख दो फिर डी लिख दो, इससे आपको करेक्ट और डॉक्टर को आप डिनोट कर रहे हो। फिर आपको दो नंबर देने हैं, 19 और 28 मैंने यूज किया। उसके बाद नंबर्स कौन से आएंगे 36 और 38। फिर मेरे पास वर्ड्स आएंगे, सी और डी के बाद क्या आता है एफ के बाद क्या आता है एम। तो सबसे पहले आप एफ लिख दोगे, फिर आप क्या लिख दोगे एम लिख दोगे, पूरे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर्स देखो कौन कौन से बचे 47 और 51, और हमारे पास लेटर्स कौन कौन से बचे पी और एस, यही बचे ना। और फिर से हमारे पास लास्ट में नंबर कौन सा बच गया 57। तो ये हमारा एक तरीके से क्या बनने वाला है आउटपुट बनने वाला है। ठीक है, आपको इसको आउटपुट को अचीव करने के लिए अपने इनपुट से स्टेप्स निकाल के इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, चलो स्टेप 1 पे चलते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पे चलेंगे, और ये जो ये स्टेप्स यूज करेगा ना, ये हर एक स्टेप पिछले वाले स्टेप से रिलेटेड होता है। जैसे अपनों ने पिछले इनपुट में देखा है ना, यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। स्टेप 1 से स्टेप 2 में आया, स्टेप 2 से स्टेप 3 में आया, स्टेप 3 से स्टेप 4 में आया, इनपुट से स्टेप 1 में आया, इस तरीके से चलेगा। तो कर लेते हैं इसको भी। देखो स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या रखनी है, दो नंबर्स 19 और 28 मैंने रख दिया। बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 57 प्रोफेसर मेल करेक्ट, 36 38 47 एफ डी 51 एस। मैंने सबका पहला पहला लेटर उठा लिया क्योंकि मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2, नंबर एज इट इज रखे, फिर उसने क्या उठाए थे दो लेटर्स, कौन कौन से सी और डी उठाए, ये दोनों हो गए। अब ये दोनों आएंगे ना, सी और डी उठा लिए, बाकी सबको एज इट इज रहने दो। 57 पी एम, सी ऑलरेडी लिख दिया, 36 38 47 एफ, डी भी लिख दिया, 51 एस। अब चलेंगे स्टेप 3 पे। नंबर्स एज इट इज लिखे, वर्ड्स एज इट इज लिखे, फिर से क्या आएंगे दो नंबर्स आएंगे, कौन से आएंगे 36 और 38, कौन से आएंगे 36 और 38, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 57 पी 36 38 यूज किया, एम 47 एफ 51 एस। अब चलेंगे स्टेप 4 पे। ठीक है, देखो 19 28 सी डी 36 38 यहां तक हो गया। अब हमें लाना है एफ और एम को, तो एफ लेकर आए फिर एम लेकर आए, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 57 पी 47 51 एस। चलेंगे स्टेप 5 पे। 19 सेम है ना, 19 28 सी डी 36 38 एफ एम, यहां तक बनाया। अब हमें चाहिए 50 47 और 51, दोनों को यूज किया, बाकियों को एज इट इज लिख दो। 57 पी और एस। स्टेप 5 देखो, 19 28 सी डी 36 38 एफ एम 47 51। अब हमें क्या चाहिए पी एस, बचा हुआ क्या हो गया 57। तो ये देखो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपके पास सेम है ना, मतलब आपका स्टेप 5 तक आपका आउटपुट अचीव हो चुका है। स्टेप 5 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट ऑलरेडी मेरे पास मैंने बना लिया था, तो मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे कौन सी चीज कहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, तो इतने स्टेप 5 में आपका पूरा का पूरा इनपुट से आउटपुट पहुंच चुका है। अगर वो बोलेगा व्हाट इज द आउटपुट, तो आउटपुट हमेशा आपका कौन सा होता है, लास्ट स्टेप होता है, मतलब स्टेप नंबर 5। सो इसमें आपको
कितने स्टेप्स लगे? 5 स्टेप्स लगे अचीव करने के लिए इनपुट से आउटपुट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग फोकस यही करेंगे कि हम लोग इनपुट से आउटपुट पे आना जल्दी सीखें। क्वेश्चंस आप खुद भी कर लोगे, उतनी आप जो है पहले से रीजनिंग की प्रैक्टिस करते आ रहे हो, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने कवर कर भी लिए हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से वही देखेंगे, इनपुट हमारे पास है, आउटपुट क्या है? स्टेप 6। स्टेप 6 हमारा क्या है? आउटपुट है। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसने आउटपुट में किस तरीके से चीज़ों को रखा है। आउटपुट में उसने किस तरीके से चीज़ों को रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास है हाउसेस 100 बोल्ड कर्व इट न्यू। मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही इसने वर्ड्स को किस तरीके से रखा है। नंबर्स को मैं देखूँ तो 38 45, फिर 29 32, फिर 11 और 22। तो मुझे यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं देखूँ सिर्फ नंबर्स को मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ तो 11 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 29 आता है, फिर 32 आता है, फिर 38 आता है, फिर 45 आता है। मतलब नंबर्स तो इसने कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हैं। देखो नंबर्स को अगर मैं देखूँ 11 के बाद 22 आएगा, फिर 29 के बाद 32 आएगा, फिर 38 के बाद 45 आएगा। मतलब असेंडिंग चल रहा है लेकिन उल्टे ऑर्डर में चल रहा है ना। असेंडिंग के पेयर्स बन रहे हैं लेकिन उल्टे ऑर्डर में बन रहे हैं, ऑपोजिट ऑर्डर में बन रहे हैं। अगर मैं वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो हाउसेस 100 बोल्ड कर्व इट न्यू, तो मेरे को दिख रहा है ये 2 लेटर का वर्ड है, ये 3 लेटर का वर्ड है, ये 4 लेटर का वर्ड है, ये 5 लेटर का वर्ड है, फिर ये कितने लेटर का है? 7 लेटर का है, और ये 7 से ज्यादा लेटर का है। मतलब ये जो लेटर हमारे पास वर्ड्स हैं इसकी अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये काउंटिंग भी असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रही है। काउंटिंग भी असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रही है ना। अब मैं इनपुट से देखूंगी कि मैं स्टेप 1 में कैसे आई, उससे क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। देखो सबसे पहले इसने क्या किया? 11 और 22 को रखा, मतलब दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे नंबर जो है उनको रखा। जैसे हमने इस स्टेप में किया था 16 और 18 को रखा था, फिर हमने 27 और 36 को रखा था, उस अकॉर्डिंग इसने यही किया है, 11 और 22 को पहले रख दिया। बाकी सब इसने सेम रहने दिया, न्यू बोल्ड कर्व 100 32 बाकी सब सेम है। फिर देखो 11 और 22 शिफ्ट हो गया, लेकिन आगे क्या क्या आया? इट और न्यू। इट और न्यू ऐसे 2 वर्ड्स हैं जिसके अंदर इट के अंदर 2 लेटर्स हैं और न्यू के अंदर 3 लेटर्स हैं। तो मतलब 2 लेटर वाला और 3 लेटर वाला इसने आगे रखा, नंबर को इसने आगे शिफ्ट कर दिया, बाकी सब सेम। फिर देखो इट न्यू 11 और 22 सेम है, उसने रखा 29 और 32। 29 और 32 ऐसे 2 नंबर्स हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलें तो डेफिनेटली 11 और 22 के बाद आएंगे। देखो नंबर्स को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखूँ तो 11 22 29 32 38 एंड 45, इसने पहले इस पेयर को रख दिया, फिर इसने इस पेयर को रखा, फिर ये लास्ट में इस पेयर को रखेगा। अगर मैं वर्ड्स की काउंटिंग करूं तो इट में 2 लेटर्स होते हैं, न्यू में 3 होते हैं, बोल्ड में 4 होते हैं, काव में 5 होते हैं, हाउसेस में 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, सॉरी हाउसेस में 6 है ना, और ये 6 प्लस है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 प्लस हो जाएगा, राइट। कितने का है फिर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का है तो यहाँ पे 7 लिख के देते हैं। तो आप अगर ध्यान दो तो इट और न्यू को इसने पहले लगाया, फिर ये बोल्ड और काव को लगाएगा, फिर ये हाउसेज और 100 को लगाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? पिछले क्वेश्चन में इसने आगे वाली चीजें फिक्स रखी थी, जैसे जैसे फिक्स हो रही थी इसने फिक्स ही रखी थी और आगे ये नया नया एडिशन करता गया। इस क्वेश्चन में क्या है, जो चीजें लाने वाली है उनको ये आगे ला रहा है, बाकी फिक्स रख रहा है, फिर आगे लेके आ रहा है, फिर फिक्स रख रहा है, फिर आगे लेके आ रहा है, फिर फिक्स रख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो बाकी सब सेम है। फिर ये देखो 29 32 इट और न्यू इसने यहां से सेम रखा, आगे किसको लेके आया? 4 लेटर वर्ड और 5 लेटर वर्ड को, बाकी सब इसने सेम रखा। फिर देखो बोल्ड और काव से अगर आप देखोगे 11 और 22 तक सेम है, आगे इसने किसको रखा? नंबर्स को। पहले ये नंबर्स रख रहा है, फिर ये वर्ड्स रख रहा है, फिर ये नंबर्स रखेगा, फिर ये वर्ड्स रखेगा, फिर ये नंबर रखेगा, फिर ये वर्ड रखेगा, इस तरीके से। तो वर्ड हमने पिछले
स्टेप में रखे, फिर ये नंबर रखेगा, फिर ये वर्ड रखेगा। तो इस अकॉर्डिंग इसने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर्स लगाए हैं और असेंडिंग ऑर्डर में ही वर्ड्स लगाए हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स दे कंटेन। समझ में आ गई कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है हमारे पास? लॉजिक ढूंढना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये हमारे पास इनपुट है। हम लोग सबसे पहले आउटपुट नहीं लिखेंगे क्योंकि आउटपुट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हमें लगा। हम लोग सीधा ना स्टेप 1 पे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में फिक्स था ना, इसलिए मैंने आउटपुट पहले लिख दिया था। सबसे पहले हमें नंबर देखने हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से लग सकते हैं। 12 और 13 लगेंगे, तो 12 और 13 को लगाती हूँ, बाकी सब सेम रखूंगी। तो यहाँ पे आप ये काउंट कर लो कि किस वर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। आइस में 3 है, मनी में 5 है, गुड में 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ लेटर्स हमने देख लिए। अब आपको बाकी सबको सेम रखना है, तो मैं आइस का आई लगा दूंगी, मनी का एम लगा दूंगी, 21, गुड गुड के बाद 18, फिर क्वालिफाई 35, एलिजिबल 41, ब्राउज कैंडिडेट्स। अब मैं चलूंगी स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड पे उसने क्या किया, अब उसने वर्ड्स लेके आने हैं जिसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ लेटर्स हो। सबसे कम किसमें है, आइस में, उससे ज्यादा किसमें है, गुड में। तो आइस भी आ जाएगा, गुड भी आ जाएगा, और 12 और 13 हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। ये चीज तो हमें कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। बाकी सबको एज इट इज लगा दो। एम 21, जी 18, क्यू 35, ई 41। एक मिनट, आइस और सी को लेके आए थे ना, आइस और जी को लेके आए थे, सॉरी, गुड को लेके आए थे ना, तो गुड यहां से हटा दो आप, ये सी हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब हम चलेंगे स्टेप 3 पे, और स्टेप 3 में अपने को कांस्टेंट क्या रखना है, आई, जी, 12 और 13, ये कांस्टेंट रखना है। आगे किसको लेके आएंगे, नंबर को, क्योंकि पहले नंबर आया, फिर लेटर आया, फिर से नंबर आएगा। अब 12 और 13 के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं, 18 और 21। तो 18 और 21, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे। बाकी सब लिख देते हैं। एम 21 18 यूज हो चुके हैं, क्यू 35, ई 41, सी। अब हम चलेंगे स्टेप 4 पे। ये चीजें कांस्टेंट रखनी है, कांस्टेंट रख दो। 18 21, आई, जी, 12 और 13 कांस्टेंट। अब यहाँ पे नंबर को लेके आए, तो अब किसको लेके आएंगे, फिर से वर्ड्स को। वर्ड्स में देखो 4 तक हो चुका है, अब आप लोगे 5 और 6 को, मतलब मनी को, और 6 किसमें थे, ब्राउज में। किसमें, मनी में 5 थे, ब्राउज में 6 थे, ठीक है। 5 और 6 कांस्टेंट रखा, मनी ले लिया और ब्राउज ले लिया। मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखा क्या, 41 बी सी है ना, ठीक है। अब बाकी सबको लिख दो, 35 ई 41 सी। अब हम आएंगे स्टेप 5 पे। कांस्टेंट क्या रखना है, एम बी 18 21, आई जी 12 13, ये हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब यहाँ पे हम वर्ड्स को लेके आए, अब फिर से हमारे पास नंबर्स आएंगे। तो 18 और 21 के बाद कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 35 और 41, 35 और 41। बाकी सबको आप सेम रखोगे, क्यू ई सी। अब आ जाएगा हमारा स्टेप 5। कांस्टेंट रखा 35 41, एम बी 18 21, आई जी 12 13 कांस्टेंट रखा। अब हम किसको लेके आएंगे, वर्ड्स को। तो 6 तक हो गए थे, अब 7 और 8 वाला उठाना है, विच इज क्वालिफाई एंड एलिजिबल, विच इज क्वालिफाई एंड एलिजिबल। तो इसको भी मैंने यहां से उठाया, इसको भी आप कांस्टेंट रखोगे, और बच्चों को आप लास्ट में लिख दोगे सी को। इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक नंबर आना चाहिए था, नंबर हमारे पास यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब ये वाला स्टेप हमारा यही पूरा हो जाएगा। कैंडिडेट्स हम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर नंबर होता तो हम लोग नंबर आगे लगाते, बट अगर हमारे पास लेटर है तो लेटर हमारे पास लास्ट में ही लगा रहेगा। स्टेप 6 हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल स्टेप बन जाएगा। फिर से बोलूंगी, नंबर होता तो नंबर लगाती, लेटर को मैं आगे नहीं लेके जा सकती।
क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग पहले नंबर आएगा, फिर लेटर आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर लेटर आएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा फिर से आउटपुट कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन का, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चीजें कैसे देखनी है और उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इनपुट है और आउटपुट है। आउटपुट स्टेप 5 है, स्टेप 5 हमारा फाइनल स्टेप है। फिर से देखेंगे किसको, नंबर्स को और वर्ड्स को किसने किस तरीके से लगाए हैं। सबसे पहले मैं किस पे जाऊंगी, नंबर्स पे जाऊंगी। तो नंबर्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास 11, 61, 33, 48, 87, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वर्ड्स पे मैं जाऊंगी तो इन्फैचुएशन, हिस्टोरिकल, डिफाइंड, ओपन और विद। अगर मैं सोचूं कि इसके फर्स्ट लेटर से मुझे असेंडिंग में जाना पड़े तो उस अकॉर्डिंग भी असेंडिंग में नहीं लग रहा। आई के बाद एच के बाद डी, ऑफन, विद नहीं आ रहा, मुझे पता है कि ये नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। और अगर मैं नंबर्स में देखूं तो भी मेरे को पता है कि मेरे पास ना तो कोई असेंडिंग ऑर्डर है ना ही कोई डिसेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेटिवली देखूं तो 11 के बाद 33 और 33 के बाद 87, 61 के बाद 48 तो भी नहीं बन रहा। मतलब यहां से मुझे कुछ आउटपुट में समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इनपुट से स्टेप 1 में जाना कि उसने क्या किया। इनपुट हमारे पास ये था, स्टेप 1 में देखो उसने चेंज क्या किया। एक तो उसने विद को आगे ले आया, क्योंकि 87 ऑफन से लाइन स्टार्ट हो रही थी, विद को वो आगे ले आया और उसने क्या किया, 11 को वो पीछे ले गया। विद को वो आगे ले आया, 11 को वो पीछे ले गया। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर मैं ये देखूं कि उसने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना था तो मेरे पास वर्ड्स क्या क्या है, ऑफन है, डिफाइंड है, हिस्टोरिकल है, विद है और इन्फैचुएशन है। सबसे पहले डी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, ओ और डब्ल्यू आएगा। उल्टा चल के देखो तो विद के बाद ऑफन आना चाहिए, विद के बाद इसने ऑफन को लगाया, ऑफन के बाद आई आना चाहिए। उल्टा चलूंगी तो ऑफन के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, डिफाइंड। तो इसने मतलब ना तो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो रहा है कि ना तो ये असेंडिंग में चल रहा है हमारे पास, ना ही डिसेंडिंग में चल रहा है। कोई बात नहीं। अब एक और चीज देखते हैं, विद लेके आया, 11 लेके आया, बाकी सब सेम है। विद के बाद ऑफन लेके आया और 11 के बाद 61 लेके आया। विद के बाद ऑफन लेके आया, फिर डिफाइंड लेके आया, 11 के बाद 61 लाया, फिर 33 लाया। मतलब एक तो ये लेफ्ट साइड में एडिशन करता जा रहा है और एक ये राइट साइड में एडिशन हर एक स्टेप में करता जा रहा है, दो दो एडिशन चल रहे हैं। फिर डिफाइंड के बाद हिस्टोरिकल को लाया और 11, 61, 33 के बाद 48 को लेके आया, राइट। फिर ये इन्फैचुएशन को ले आया, फिर 87 को लेके आया। मुझे इतना पता चल गया कि ये लेफ्ट साइड में तो वर्ड्स लेके आ रहा है और राइट साइड में ये नंबर्स लेके आ रहा है, बट मुझे ये लॉजिक पता लगाना है कि ये किस तरीके से लेके आ रहा है। तो ध्यान दो, जब भी हम लोग वर्ड्स का चेक करते हैं ना तो हम लोग क्या चेक करेंगे वर्ड्स में, एक तो फर्स्ट लेटर से असेंडिंग या डिसेंडिंग बन रहा है या नहीं बन रहा, एक लास्ट लेटर से असेंडिंग या डिसेंडिंग बन रहा है या नहीं बन रहा। मोस्ट कॉमनली जो होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, नंबर ऑफ लेटर्स का खेल। एक होता है नंबर ऑफ वोवल्स और एक होता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स ए ई आई ओ यू हमारे पास होते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स भी काउंट करूंगी तो इसमें 4 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, फिर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। फिर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे को पता चल रहा है कि इसने नंबर ऑफ लेटर्स को किस में लगाया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। मतलब सबसे पहले ये 4 को लेके आया, फिर ये 5 को लेके आया, फिर ये 7 को लेके आया, फिर ये 9 को लेके आया, फिर ये 11 को लेके आया। ऐसे ही आ रहा है ना, पहले विद आ रहा है, फिर ऑफन आ रहा है, फिर डिफाइंड आ रहा है, फिर हिस्टोरिकल आ रहा है, फिर इन्फैचुएशन आ रहा है। समझ में आ गई ना, जैसे हमने इसमें किया था नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये वर्ड्स को लेके आए थे ना कि इसके अंदर कितने कितने लेटर्स कंटेन करते हैं ये, उसी अकॉर्डिंग इसने किया कि सबसे पहले 4 को ले आया, फिर ये 5 वाले को ले आया, फिर ये 6 वाले को ले आया, फिर ये 7 वाले को ले आया, फिर ये 1 मिनट, 4 के बाद 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया। बाकी सब तो देखो ये सेम ही रख रहा है ना, इस तरीके से ही आ रहा है ना,
ये आ जाएगा 9754। तो मुझे इसका लॉजिक तो मिल गया, किसने किस अकॉर्डिंग लगाया। अब मुझे नंबर्स का देखना है, तो 11 के बाद 61 नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं, 11, 33, 87, 48, 61। 11 के बाद 61 को लाया, 11 तो सबसे छोटा है लेकिन 61 तो सबसे बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। फिर ये लेके आया 33 को, फिर ये लेके आया 48 को। ना तो मुझे इसमें असेंडिंग दिख रहा है और ना ही मुझे इसमें डिसेंडिंग दिख रहा है, राइट। ना तो असेंडिंग दिख रहा है मुझे, ना ही डिसेंडिंग दिख रहा है मुझे। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि 11 और 16 इस पूरी सीरीज के अंदर क्या है, प्राइम नंबर है। इस पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ 11 और 61 ही जो है वो प्राइम नंबर है, बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब किसी ना किसी नंबर से डिवाइड डेफिनेटली हो रहे हैं। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने प्राइम नंबर्स को रख दिया, 11 और 61 को रख दिया, फिर इसने बाकी के नंबर जोड़ने शुरू किए। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। इसने प्राइम नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे इसने, और इसने कॉम्पोजिट नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। 11 के बाद 61 को लेके आया, प्राइम नंबर पूरे हो गए, फिर 33 को, फिर 48 को, फिर 87। क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि इसने वर्ड्स के साथ क्या किया है, नंबर ऑफ लेटर को लगाया है, किस ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6, 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया। और इसने नंबर्स के साथ क्या किया है, पहले इसने प्राइम नंबर को रखा असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसने कॉम्पोजिट नंबर्स को रखा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसी के साथ साथ आप लोग एक और चीज क्या कर सकते हो, आप लोग ये देख सकते हो कि नंबर का एडिशन क्या हो रहा है। जैसे इसका 2 हो रहा है, 3 + 3 6 होता है, 15 होता है, फिर 12 होता है, फिर कितना होता है 7। तो अगर मैं एडिशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो 2 के बाद तो 6 आना चाहिए ना, जबकि 2 के बाद इसने सीधा 7 को लगाया, तो ये वाला लॉजिक भी नहीं लगता उसके अंदर। लॉजिक्स काफी सारे बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो पूछे जाते हैं वो यही होते हैं जो हमें इजीली दिख जाते हैं, इजीली पहचान में आ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने इनपुट पे, जिससे हम लोगों ने आउटपुट निकालना है। तो देखो इनपुट है, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1। यहाँ पे देख लो किसके कितने कितने लेटर्स हैं। डस्क के अंदर 4 लेटर्स हैं, टेल्स के अंदर 5 हैं, कैनोपी के अंदर 6 हैं, एंटीक के अंदर 7 हैं, और ब्यूटीफुल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और नंबर्स देख लो, प्राइम नंबर आपके पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे सिर्फ 47 है और 23 है। तो सबसे पहले आप 23 को लगाओगे, फिर 47 को लगाओगे, फिर उसके बाद आपके पास 25 आएगा, सॉरी 18 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 39 आएगा। ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। तो शुरुआत कर देते हैं इसकी। सबसे पहले क्या आएगा, डस्क आ जाएगा, डी लिख देते हैं क्योंकि और कोई इसके साथ मिलता जुलता है नहीं लेटर। और लेफ्ट राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर। नंबर में कौन सा, प्राइम नंबर, दैट इज 23। बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। 47 कैनोपी, 25 ब्यूटीफुल, 23 डस्क हमने लिखा, 39 टेल्स, 18 एंटीक। अब चलेंगे स्टेप 2 पे। देखो डी को रख दिया था हमने और 23 को रखा था। अब डी कांस्टेंट रहेगा, 23 कांस्टेंट रहेगा। डी के आगे कौन ऐड हो जाएगा, 5 लेटर वाला, मतलब टेल्स। और 23 के बाद कौन ऐड हो जाएगा, प्राइम नंबर, दैट इज 47। अब इन दोनों को कांस्टेंट रख के बाकियों को लिख देंगे। सी 25, बी 39, यहाँ पे मैंने 47 लिखा ना, ठीक है। उसके बाद टी को मैंने लिख दिया 18 और ए। अब हम चलेंगे स्टेप 3 पे। टी और डी को मैंने कांस्टेंट रखा और इधर 23 और 47 को मैंने कांस्टेंट रखा। टी और डी के बाद कौन सा आएगा, 5 लेटर हो गया। अब कौन सा आएगा, 6 लेटर, दैट इज कैनोपी, सी आ गया। और अब हम कौन से नंबर शुरू करेंगे, कॉम्पोजिट नंबर, दैट इज 18। इसको कांस्टेंट रख देंगे, बाकी सब लिख देंगे। सी यूज किया, 25, बी 39 और ए 18 भी यूज कर लिया। अब हम चलेंगे स्टेप 4 पे। सी, टी और डी कांस्टेंट रखा और यहाँ से 23, 47 और 18 कांस्टेंट रखा। 6 लेटर वर्ड के बाद कौन सा लेटर वर्ड आएगा, 7 लेटर वर्ड, दैट इज एंटीक, ए लिख देंगे। और कॉम्पोजिट नंबर 18 के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, 25, सेम रखो। बाकी कौन कौन सा बचा, बी और 39। अब लास्ट स्टेप हमारे पास कौन सा बन जाएगा, बी हमारे पास आगे आ जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल में हमारे पास कितने वर्ड लेटर्स होते हैं, 9 लेटर्स होते हैं, सी टी डी। और 23, 47
18, 25 के बाद कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ 39। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट आ चुकी है। दिस इज आवर आउटपुट जो हमने लॉजिक्स के थ्रू अच्छे से बना लिया है। क्लियर? और अगर मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आपको कुछ और भी देखना पड़ता है इसके अंदर लॉजिक। अगर मान लो इस लॉजिक से आपका ये इनपुट आउटपुट ना बनता, तो मतलब आपको अपना लॉजिक चेंज करना पड़ता फिर, बट इससे ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है। ठीक है, आगे देखो, दिस इज द लास्ट सेट। यहाँ पे ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट को थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। देखो, एट बॉर्न हाई जार रोज ट्री एंड वाइस, मुझे दिख गया इसका पहला लेटर ABHJRTW। पहला लेटर जो है, फर्स्ट लेटर जो है, किस अकॉर्डिंग लगा है? असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। कैसे? A के बाद B, B के बाद H, H के बाद J, J के बाद R, R के बाद T, T के बाद W। ये आपको समझ में आ गया। नंबर्स को देखो, 10 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 47, 47 के बाद 56, 56 के बाद 76, 76 के बाद 98। तो इसने नंबर्स भी किस अकॉर्डिंग लगाए हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर भी इसने किस अकॉर्डिंग लगाए हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अब हम ये देखेंगे ना कि उसने लगाए कैसे हैं। हमने इधर से इधर चला है और हमने इधर से इधर चला है, मतलब इस तरीके से हमने नंबर्स और लेटर्स को देखा है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है। सबसे पहले वो 10 लेके आया फ्रंट में, मतलब नंबर लेके आया, और एट लेके आया लास्ट में, मतलब क्या लेके आया? वर्ड, नंबर और वर्ड। फिर 10 के बाद 28 आता है, तो 28 को आगे ले आया। एट के बाद ए के बाद बी आता है, बी को पीछे ले आया। ए बी के बाद एच आता है, ए बी एच के बाद जे आता है, इनके बाद आर आता है, फिर इनके बाद टी आता है, फिर इनके बाद डब्ल्यू आता है। मतलब उसने जो हमारे पास वर्ड्स है उनको किस तरीके से लगाया? इस तरीके से, जहां पे उसने जो चीजें कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट रख के उसके पीछे पीछे नए नए वर्ड्स जोड़ता गया। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और इधर भी नंबर उसने कैसे लिखे? असेंडिंग ऑर्डर में। देखो, असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ता गया कि किसके बाद कौन सा नंबर आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? इनपुट से आउटपुट बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं स्टेप 1 पे। ठीक है, ऑल द नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? ABCD असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हमारे पास B आ जाएगा। B, या आउटपुट ही बना लेते हैं इसका, क्योंकि इसका आउटपुट बनाना इजी है। इधर से हमारे पास B आना चाहिए, ABCDEFG, F आ जाएगा, फिर J आ जाएगा, F आ जाएगा, फिर J आ जाएगा। J के बाद हमारे पास N, फिर S, N फिर S, फिर हमारे पास W और V बच रहा है। फिर V आ जाएगा, फिर W आ जाएगा। नंबर्स देख लो असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 14 है, फिर 27 है, फिर 32 है। तो अंदर से लगाएंगे 14, 27, 32 यूज हो चुके हैं। उसके बाद देखो 51, 65, 84 एंड 90। 51, 64, 65, 84 एंड 90, ये आपका आउटपुट बनना चाहिए। आउटपुट मैंने लिख दिया, इनपुट हमारे पास है। स्टेप्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? नंबर लिखना है। नंबर कौन सा आएगा? सबसे छोटा 14, और सबसे बाद में क्या लिखना है? हमें लेटर लिखना है। लेटर कौन सा? जो सबसे पहले आएगा, दैट इज बी। बाकी सबको सेम रख दो, 14 और बी को हटा के। 84, W, S, 32, N, J, F, 51, 27, V, 65, 90 एंड B। ये B थोड़ा नीचे रह गया, तो इसको ऊपर कर देते हैं। दिस इज योर स्टेप 1। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 पे। नंबर आया सबसे छोटा 14। 14 के बाद नंबर कौन सा आता है हमारे पास? 14 के बाद कौन सा आता है? 27। तो 27 लिख देंगे। और B के बाद हमारे पास कौन सा आता है? F आता है, तो F को लिख देंगे।
क्लियर, दोनों को कांस्टेंट रखा, बाकी सब एज इट इज लिख दो। 84 W, S 32, N F 51, F ऑलरेडी लिख दिया, इसको छोड़ देते हैं, V 65 90 और B ऑलरेडी आ चुका है। स्टेप 3, 14 और 27 हमने रखा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 32, इधर B रखा, F रखा, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा? J, तो J रख देते हैं, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। 84 W, S 32 लिख लिया, N 51, उसके बाद इसके अंदर हमने J को मिस कर दिया था क्या? N के बाद था ना J, फिर V, फिर 65, फिर 90। स्टेप नंबर 4, 32 27 14 ये हमने कांस्टेंट रखे थे। 32 के बाद कौन आएगा? 51 आएगा, 51 को भी रख दो। B के बाद F आया, F के बाद J आया, J के बाद कौन आएगा? N आएगा, कांस्टेंट रखा, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। 84 W, S N और 51 ऑलरेडी यूज कर लिया, V 65 90। स्टेप नंबर 5, कांस्टेंट वालों को ऐसे लिख दो, 32, अच्छा 27 था, 14 था, कौन सा नंबर आएगा? 65, इसको भी कांस्टेंट रख दो। B के बाद F आया, F के बाद J आया, J के बाद N आया, N के बाद क्या आएगा? S आएगा, कांस्टेंट रखा, बाकी सबको कैसे लिख देंगे? एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 84 W, S को यूज किया हमने और 65 को यूज किया, तो V और 90 बचा। स्टेप 6, 65 51 कांस्टेंट वालों को सबसे पहले लिख देंगे। 27 14, फिर कौन सा आएगा? 84, फिर आ जाएगा B F J N S, S के बाद कौन आएगा? V आएगा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? W और 90। तो अगले स्टेप में, स्टेप सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे? 90, सबसे पहले आ जाएगा 84 65, जो आउटपुट बनाया वो इस स्टेप में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। 27 14 आ गया, फिर B के बाद F, F के बाद J N S V और W। दिस इज आवर फाइनल स्टेप, यानी कि हमारा आउटपुट हमने क्या कर लिया? अचीव कर लिया। आई होप आपको ये चारों इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि हमें देखना कैसे और हमें करना कैसे है। देखो लॉजिक्स बहुत सारे लगते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स लगते हैं, और लॉजिक्स ना सीखने से नहीं आते। अगर मैं आपको ढेर सारे लॉजिक ऐसे लाइन बाय लाइन बता दूंगी ना, तो आपको याद ही नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, और उस प्रैक्टिस के अंदर आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिफरेंट लॉजिक्स, उन लॉजिक्स को जब आप आंसर से, मान लो आपसे नहीं बन रहा तो आपने आंसर देखा, जब आपने आंसर देखा तो आपको पता लगा हाँ ये वाला लॉजिक मेरे पास लग रहा है, तो वो लॉजिक आपको नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान में रहेगा, है ना। वो लॉजिक आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रहेगा, फिर आप उस लॉजिक को भी अप्लाई करोगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। स्टार्टिंग मैंने बहुत छोटे स्केल से की थी, मतलब मुझे सिर्फ 3-4 लॉजिक ही पता थे, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई, मैंने आंसर्स देखे, मैंने डिफरेंट साइड से प्रैक्टिस करा, फिर मुझे नहीं आया, फिर मैंने मॉक टेस्ट में भी आंसर्स देखे, तो उन आंसर्स को देख देख के मेरे पास काफी सारे लॉजिक्स इकट्ठे हो गए, और उन लॉजिक्स को मैं डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करती गई। तो प्रैक्टिस से ही आएगा, सीखने से नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस कोर्स की। तो ये हमारा प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें आपको डेली का टारगेट मिलता है। टारगेट पीडीएफ्स आपको मिलेंगी हर एक सेक्शन की, ऑल टॉपिक्स की। हम लोग प्री टू मेंस कवर कर रहे हैं, मतलब हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस पे चल रहे हैं इस पीडीएफ कोर्स के अंदर। 2 महीने में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, सारा का सारा सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 9000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों के अवेलेबल है। तो हिंदी कंटेंट वालों को काफी दिक्कत आती है, मैंने सुना है। तो अब हिंदी के कंटेंट वालों को बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। सब चीजें एक साथ मिलेंगी, एज अ होल मिलेगी, कहीं आपको भागना नहीं पड़ेगा। सारे के सारे टॉपिक्स हैं, प्री और मेंस दोनों ही इंक्लूडेड है। जिसके पास एनुअल मॉक टेस्ट है, दोज हु आर एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर्स, उनको 450 का पड़ेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उनको 500 का ये पीडीएफ कोर्स पढ़ने वाला है, अलग से परचेस करना पड़ेगा। एनुअल मॉक टेस्ट हमारा 500 रुपीज का है, जिसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, और इसमें सारे के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, चाहे फुल लेंथ हो,
सेक्शनल मॉक टेस्ट हो, मिनी मॉक टेस्ट हो, स्पीड बूस्टर्स हो, जनरल अवेयरनेस के हो, एक्स्ट्राज हो, बहुत सारे हम लोग मॉक टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट लॉन्च करते रहते हैं, क्रिएटिविटी लेकर आते रहते हैं। जैसे मिनी मॉक्स की बात करूं तो इसमें हमारे पास मिनी मॉक्स में एक मॉक के अंदर 4 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट होती है और 4 डीआईज होती हैं, और ये भी हम लोग आपको टाइमर के साथ देते हैं ताकि आपको ऐसा लगे मेरा मॉक टेस्ट चल रहा है। छोटा मॉक टेस्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा देता है। और स्पीड बूस्टर में हम लोग कौन से टॉपिक्स रखते हैं, स्पीड बूस्टर टॉपिक्स रखते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। तो इन सब के ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको टाइमर लगा के देते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपकी बहुत अच्छी डेली की डेली प्रैक्टिस होती रहती है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाती है। और ये सारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और प्री और मेंस का रहेगा। वेबसाइट मतलब लैपटॉप पे भी दे सकते हो, एप्लीकेशन मतलब फोन पे भी दे सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, मॉक टेस्ट आप किसी पे भी दे सकते हो। ऑल इन वन मॉक टेस्ट हमने पीडीएफ सीरीज के साथ रखा है कि आपको इन 60 दिनों में मतलब इन 2 महीनों में आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट करने हैं। ये बेसिकली 15 मॉक टेस्ट है जो एवरी सैटरडे एंड एवरी वेंसडे हम लोग रखते हैं। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई का सबसे पहले पी और क्लर्क, फिर इनके प्री और मेंस, फिर इनके प्री और मेंस। इस तरीके से हम लोगों ने सारे एग्जाम्स की हायरार्की बनाई है और इस तरीके से आपको हर वेंसडे और सैटरडे एग्जामिनेशन देना है, मॉक टेस्ट देना है। बाइलिंगुअल रहेगा, प्रीलिम्स का भी है और मेंस का भी है। एनुअल मॉक टेस्ट अगर आपके पास है तो ये आपको फ्री में रहेगा और आपको ऑल इन वन टैब में मिल जाएगा। नहीं है तो ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। टेक्निकल क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल करोगे, कोई भी टेक्निकल क्वेरी, पीडीएफ से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं है, कोई टेक्निकल क्वेरी नहीं है, कुछ और पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। डेली की क्लासेस आपको आई होप अच्छी लग रही होंगी। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको काफ़ी सारी अपडेट्स देते रहते हैं, हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं क्लासेस वगैरह की, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड वेबसाइट पे भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट हम लोगों ने रखा हुआ है विच इज़ डेली का अपडेट होता रहता है। डीआईज प्री और मेंस की डेली की अपडेट होती हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट प्री और मेंस की, और आपके पास रहता है आरसीज प्री और मेंस की। बहुत अच्छी आरसीज हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप तीनों टॉपिक्स यहाँ से करो। प्लस करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस के नोट्स आपके डेली के अपडेट होते रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो आप वेबसाइट को भी डेली के डेली चेक करो, आपकी वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस हमारी वेबसाइट पे एक टैब है विच इज़ ऑफ फ्री पीडीएफ्स, तो आपको वहाँ से फ्री पीडीएफ्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो तीनों प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लेना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।